नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज हम आप सबों को 10 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपको मौखिक रूप से याद रखना है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, आप सभी समझते हैं कि एक समकोण हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कि यह कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर क्या होता है थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और इधर का क्या होता है कर्ण। इधर का क्या होता है कर्ण। तो कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं H से। और नीचे क्या होता है आधार, इसे क्या कहेंगे B से सूचित करते हैं। तो देखिए, सवाल में कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इसका वर्ग, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग कर लिए। और क्या कहता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर यानी कि बराबर दे दिया। और जो शेष बचा, क्या बचा आपका P बचा और B बचा, यानी कि लंब बचा और आधार बचा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। तो अब देखिए, दोनों शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों भुजा के योगफल के बराबर होता है कर्ण। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया। सवाल था आपका एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस प्रमेय ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद कैसे होता है? देखिए, x + 2x + 3 = 0, यानी कि दोस्तों इस तरह से होता है। न कुछ तो सब पे पावर 1 ही रहता है। तो आप समझ गए कि वह क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर दोस्तों इस तरह से दिया रहता x² + 2x = 0, तो इस पे जितना पावर आएगा वह कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर इस पे 3 रहता तो क्या कहलाता? त्रिघात बहुपद। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। जैसा कि आपका x + 3x = 0 या 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह का आपका न कुछ पावर 1 रहता है। अगर इस पे 1 है तो ये हो गया, अगर इस पे 2 सॉरी दोस्तों, ये अगर इस पे 2 रहता तो द्विघात बहुपद होता। अगर कुछ पावर नहीं है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर 3 घात रहता है तो त्रिघात कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इसमें रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे 4 है, 6 है, फिर 8 है। तो इसमें अंतर कितना होता है? जो कि आप लोग D बराबर निकालते हैं, यानी कि सार्व अंतर होता है। जो अंतर बीच में होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है sin² 22 डिग्री + cos² 22 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा आपका 1। ऐसा सूत्र ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस थीटा के जगह पे जो भी आएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 35 आ गया 35 डिग्री, तो यहाँ भी 35 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 1 ही होगा। इस जगह थीटा के जगह पे कितना भी रहेगा, दोनों समान रहेगा, तो उसका मान 1 ही रहेगा। तो sin² 22 डिग्री + cos² 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्य का गुणनफल बताइए। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? यानी कि क्या निकालते हैं उसका? अल्फा × बीटा।
तो इसका क्या होता है C/A। तो C कितना आपका 1 है, 1 हो जाएगा, और A कितना है आपका 4, तो 1/4, 1/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमागत संख्याओं का HCF होता है हमेशा 1, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। जैसा कि ले लेते हैं आप 4 और 3, तो 3 से भाग दीजिएगा 4 में, 3 से भाग दीजिएगा 4 में, तो कितना लगेगा इसमें, 3 से भाग दीजिएगा 4 में तो एक बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, फिर 1 से दीजिएगा 3 में भाग, 3 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना बार में लग जाएगा 3 बार में, तो आपका इधर 1 ही बच रहा है, यानी कि 1 ही होगा। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 12, 13 भी लीजिएगा तो आपका HCF 1 ही आएगा। यानी कि क्रमागत कराए, दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या लीजिएगा, उसका HCF निकालिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा लेकिन लगातार लीजिएगा तो उसका HCF 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पाई रेडियन बराबर होता है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया और कह रहा है कि इस पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य एक बिंदु से, यानी कि एक बाह्य बिंदु पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एक बाह्य बिंदु, इस तरह से आपको पूछ देगा बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको कैसे बनाए, देखिए दोस्तों पहले समझ लीजिए। जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक बाह्य बिंदु यहाँ पे हम बिंदु यहाँ पे एक रख लिए और इससे कहता है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक रेखा ये खींच दिए और एक रेखा ये खींच दिए, तो कितनी खींचा जाएगा, 2 ही खींचा जाएगा। जब यहाँ पर रहेगा एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगा, तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका अनेक, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दिए गए आंकड़े 105 का माध्य होगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल पद की संख्या। तो जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बटे 3 संख्या है तो नीचे 3 देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6/3, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 2, तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपदों के शून्यंकों की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो भी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध है। तो समझिए फिर से दोस्तों, देखिए यह एक वृत्त है और एक कहता है बाह्य बिंदु, तो इस सर पर वैसे बनेगा दोस्तों, एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से एक खींच दिए और एक ये यहाँ से खींच दिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का बीच की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबाई में क्या संबंध है। तो देखिए ये जितना होगा ना दोस्तों उतना ई भी होगा, यानी कि समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा समान। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु यहीं से और ये जो यहाँ से और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो समझ गए आप लोग कि समान होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समान, ऑप्शन नंबर B सही है। प्रश्न एक बार फिर समझते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में से कौन सा संबंध सही है, तो समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ये प्रश्न हो ही गया। देखिए अब प्रश्न यहाँ पे है कि 0 बार या रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या पर रेकरिंग यानी कि ये बार या रेकरिंग दिया रहता है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है उतना संख्या 9 बैठता है नीचे, तो हम क्या करेंगे रेकरिंग को हटाएंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/9। ये रेकरिंग हटाने के बाद अगर 2 संख्या पे रहता तो 2 × 9 होता, और जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ साधारण सवाल है। तो रेकरिंग जब हम हटा दिए तो 3/9, रेकरिंग हटा तो नीचे 9। अब इसको कटा दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3। 1/3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रश्न का उत्तर। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? 1/3। कैसे हुआ? इसको रेकरिंग को हटाएं तो 3/9 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है 3 + √2√3 है। 3 + 2√3 है। तो इस क्या है? 3 + 2√3 है, क्या है? ये परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, यह भिन्न संख्या है, यह पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, यह तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ क्या जुट रहा है? 2√3, जो कि ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह से भी दे दे 2 + 2√5, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर आपको दोस्तों इस तरह दिया जाए कि 2 + 2√4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 + 2 और इसका 2 निकल जाएगा। 4 × 2 = 8, 6 कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 2 = 10 हो जाएगा आपका, यानी कि नीचे 1 छुपा रहता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूट से बाहर निकलने वाला संख्या नहीं हो, तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुपद x² + 5x - 6 का घात है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जितना घात रहेगा, जितना इस पे पहले वाला पद पर जितना पावर रहेगा, उतना वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। समझ गए? तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बहुपद x² + 5x - 6 का घात है, कितना है? 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देख रहे हैं आप आपके सामने ऑप्शन है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी जानते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए एपी का nवां पद है। एपी का nवां पद है जब पहला पद ए और सार्वभौमांतर डी हो। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ पे एपी का nवां पद पूछ रहा है। एपी का nवां पद पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं nवां पद? तो इसका सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो यही तो सूत्र होता है। तो कहाँ है आपका ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पहला पद दिया हुआ है और डी दिया गया है। तो हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां यहाँ से निकालेंगे, n का मान। समझ गए आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए था।